नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों 8 तारीख, जी हां, आज से ठीक 2 दिन पहले यानी बुधवार की सुबह जब खबर आई कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमति बन गई है, तो दुनिया ने थोड़ी राहत पाई थी। खबर यह भी थी कि 10 तारीख यानी आज इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी और शांति की कोशिशें आगे बढ़ाई जाएंगी। इसीलिए 10 तारीख के इस अहम घटनाक्रम पर सभी की निगाहें थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह शांति वार्ता खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि ईरानी डेलीगेशन अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से तैयारियां नजर आ रही हैं। इस्लामाबाद में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं और इस शांति वार्ता के लिए जिन पत्रकारों को पाकिस्तान आना है उनके लिए वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था कर दी गई है, यानी आप एयरपोर्ट पहुंचिए, उसी समय आपका वीजा आपके हाथ में होगा ताकि किसी को दिक्कत ना हो पाकिस्तान पहुंचने में। विदेश मंत्री इशाक डार ने इस बारे में निर्देश भी जारी किए हैं, मगर वार्ता यानी बातचीत तो तभी आगे बढ़ेगी जब ईरान तैयार हो। बताया जा रहा है कि ईरान लेबनान में जारी इजरायली हमलों से नाराज है और इसी वजह से उसने बातचीत को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अभी तक उसकी तरफ से बैठक में शामिल होने को लेकर साफ संकेत नहीं मिले हैं। आपको याद होगा कि ईरान ने जो 10 सूत्रीय प्रस्ताव सीज फायर के लिए दिया था, उसमें एक पॉइंट लेबनान पर इजरायली हमले रोकने का भी था, और इसको शहबाज शरीफ ने, जो प्रधानमंत्री ईरान के हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में भी इस चीज को शामिल किया था। लिखा था कि यह सीज फायर न सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान पर भी लागू होगा। लेकिन इजराइल अपने हमले नहीं रोक रहा है और दूसरी तरफ जेडी वेंस, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कह दिया है कि ईरान को गलतफहमी हुई होगी, हमने ऐसी कोई शर्त नहीं मानी। मतलब अब लेबनान पर चर्चा फंसी दिख रही है। हालांकि पाकिस्तान अब भी कोशिशों में लगा हुआ है। शहबाज शरीफ ने आज कुछ वैश्विक नेताओं से बात की। किन किन नेताओं से शहबाज शरीफ ने बात की है, शहबाज शरीफ ने, जरा आपके सामने रखता हूं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। ये देख लीजिए, तमाम लोगों से शरीफ की बातचीत है और आज ही बातचीत हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। इन सब से शहबाज शरीफ ने बात की है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इजराइल वाकई सीज फायर के लिए तैयार होगा, क्योंकि अब तो नेतन्याहू की पाकिस्तान से ठन गई है। अभी तक तो ईरान से ही ठनी हुई थी, अब पाकिस्तान से भी ठन गई है। धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को इजराइल। दरअसल आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक पोस्ट लिखी कि जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, तब लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है। इजराइल बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहा है। पहले गजा, फिर ईरान और अब लेबनान बिना किसी रोक टोक के खून खराबा जारी है। मुझे उम्मीद है और मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी जमीन पर इस कैंसर जैसे देश को बनाया, वे नरक में जलें। अब देखिए, इन्होंने बहुत हार्ड लिख दिया। हालांकि पढ़ने में, सुनने में भले ये हार्ड लगे, लेकिन इसमें सच्चाई तो है कि यही तो हो रहा है। इजराइल कर तो यही रहा है। इस पोस्ट पर नेतन्याहू बेहद नाराज हुए और ख्वाजा आसिफ ने अपनी पोस्ट डिलीट भी कर दी। लेकिन अब लेबनान के साथ साथ पाकिस्तान से भी इजराइल की ठन गई है। हालांकि आज एक बड़ी खबर यह भी आई है कि नेतन्याहू एक तरफ लेबनान पर हमले नहीं रोक रहे और दूसरी तरफ बातचीत का प्रस्ताव भी दे रहे हैं। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा है कि लेबनान की तरफ से इजराइल के साथ सीधे बातचीत शुरू करने के बार बार किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए मैंने कल सरकार की बैठक में निर्देश दिया कि लेबनान के साथ जल्द से जल्द सीधे बातचीत शुरू की जाए। उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री की बेरूत के निरस्त्रीकरण की अपील की तारीफ करते हुए यह भी कहा है कि यह बातचीत हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने और इजराइल और लेबनान के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होगी। ये बातचीत नेतन्याहू ने, बिन्यामिन नेतन्याहू पीएम इजराइल, इन्होंने कही है। वहीं अमेरिकी मीडिया हाउस सीएनएन की खबर के मुताबिक
इजराइल की लेबनान से सीधे बातचीत की मांग के बीच प्रधानमंत्री नवाज सलाम जल्द ही अमेरिका के माफी चाहूँगा अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। यानी लेबनान के प्रधानमंत्री जो हैं वो सीधे सीधे अमेरिका वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे जल्द। दरअसल इजराइल के रुख में ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के बदलने से भी आ रहा है। एक तरफ ट्रंप एप्स्टीन फाइल्स में फिर उलझ रहे हैं। उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप का आज बयान जो है वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। उनकी पत्नी मेलानिया ने कल एक अहम बयान जारी में कहा है कि कांग्रेस को एप्स्टीन मामले की सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि एप्स्टीन अकेला नहीं था और कई लोग उसके साथ शामिल थे। ये ट्रंप की तीसरी पत्नी का ये बयान है। इस बयान के बाद ट्रंप की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि वो तो एप्स्टीन मामले को खुलवाना ही नहीं चाहते थे। इधर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरो ने लेबनान में सीज फायर के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई है। दोनों नेताओं के बीच आज सुबह फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने लेबनान में बढ़ती हिंसा और हमलों पर चर्चा की। आपको बता दूं कि सीज फायर की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर बड़े स्तर पर बमबारी की है, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 250 से ज्यादा कहूं, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। फ्रांस का भी मानना है कि सीज फायर में लेबनान को शामिल किया जाना चाहिए। वहीं लेबनान में जारी इजरायली हमलों के बीच भारत ने बढ़ती आम लोगों की मौतों पर चिंता जताई है। आज लेबनान के बारे में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बड़ी संख्या में नागरिकों के मारे जाने की खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं। जायसवाल ने कहा कि भारत जो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन यूनिफिल में अपने सैनिक भेजता है, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन यूनिफिल में अपने सैनिक भेजता है और लेबनान की शांति और सुरक्षा में भागीदार है, मौजूदा हालात को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। यहां रणधीर जायसवाल ये भी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बेहद जरूरी है। इनडायरेक्ट रूप से ही सही, लेकिन भारत सरकार ने नेतन्याहू की बात तो की, नेतन्याहू के लिए 2 शब्द तो कहे, लेबनान के पक्ष में तो कहा। आप जानते हैं कि मोदी सरकार का रुख नेतन्याहू की तरफ झुकाव रखने वाला रहा है। गले मिलते रहे हैं, अभी अभी मिल के आए और दूसरे दिन हमला हो गया ईरान पर। लेकिन अब भारत भी पुरानी विदेश नीति पर लौटता हुआ दिख रहा है, तो ये सब इजराइल के लिए धक्के के समान है। वहीं ईरान भी रोजाना दुनिया को चौंका रहा है। काशान में जिस याहियाबाद रेलवे पुल को अमेरिकी और इजरायली हमले ने नुकसान पहुंचाया था, ईरानी अधिकारियों ने कुछ ही दिनों में उस पुल का पुनर्निर्माण कर दिया है, जिससे पहली ट्रेन को पुल पार करने की अनुमति मिल गई। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में यह इस पुल को नुकसान पहुंचाया था और इस वीडियो को देखिए। इस पुल को पिछले 3-4 दिनों में ही इसको ईरान ने ठीक कर दिया है। ये इस वीडियो को देख लीजिए आप, कैसे पहली ट्रेन पुल को पार कर रही है। ये देख लीजिए, यहाँ पे तमाम लोग इस जीवटता वाले ईरान को अमेरिका या इजराइल की धमकियां या हमले कैसे हरा पाएंगे, ये बड़ी चिंता की बात है इजराइल और अमेरिका के लिए। इधर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर बड़ा फैसला लिया है। इसे वही जहाज क्रॉस कर पाएगा इस हॉर्मुज स्ट्रेट को जो टोल टैक्स भरकर मंजूरी लेगा, यानी टोल टैक्स देगा। जैसे हम लोग रोड टैक्स देते हैं, रोड पे अलग अलग टोल टैक्स होते हैं, वैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट को अगर पार करना है तो आपको टोल टैक्स देना होगा। इसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। फाइनली ये बात सबके सामने है। वहीं अब से पहले जहां रोजाना 140 जहाज हॉर्मुज से गुजरते थे, रोजाना 140 जहाज हॉर्मुज से गुजरते थे, लेकिन अब सिर्फ 15 जहाजों को भी यहां से गुजरने की अनुमति मिलेगी, ये ईरान का कहना है। यानी अब हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही भी सीमित रहेगी, लिमिटेड रहेगी। आपको बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने पूरी दुनिया को साफ साफ संदेश दिया है कि अब ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को न सिर्फ कंट्रोल करेगा बल्कि इसे कमाई का जरिया बनाएगा। इसकी सुरक्षा को और टाइट किया जाएगा। वहीं अब इससे गुजरने वाले जहाजों से 1 बैरल तेल पर $1 की टैक्स वसूली होगी। जितना बैरल तेल लेके जाएंगे उतना अमेरिकी डॉलर लिया जाएगा। ये अब क्लियर आ गया है।
और क्रिप्टो करेंसी में फीस का भुगतान करना होगा। कैश वैश नहीं चलेगा, क्रिप्टो करेंसी में भुगतान करना होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में भी दिक्कत नहीं होगी। वहीं ट्रंप ईरान के फैसले से भड़क गए हैं, बहुत ज़्यादा भड़क गए। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल को गुजरने देने के मामले में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि ये सम्मानजनक नहीं है, ये वो समझौता नहीं है जो हमारे बीच हुआ था। एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि ईरान को हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट्स हैं कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकरों से शुल्क ले रहा है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत इसे बंद कर देना चाहिए। तो अब ईरान ने अपना दम अमेरिका और इजराइल को दिखा दिया है। ईरान अपने साथ साथ जिस तरह लेबनान पर हो रहे हमलों को भी वैश्विक चर्चा के सेंटर पॉइंट में यानी केंद्र बिंदु में ले आया है, उससे जाहिर हो रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू की मनमानी के दिन लद चुके हैं। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या इस्लामाबाद में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वैश्विक व्यवस्था बदलती दिखे। आज तो इस्लामाबाद में बातचीत नहीं हो पाई, पाकिस्तान में बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन खबर है कि कल बातचीत होने वाली है। उसको लेकर क्या चल रहा है आगे, कैसे और जिस ढंग से शहबाज शरीफ ने दुनिया के तमाम बड़े देशों के तमाम जो टॉप लीडर्स हैं उनसे बात की है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया है, इसके क्या मायने हैं। और ईरान यहां पर सीधा सीधा कह रहा है कि जिस दिन से हमने इस सीज फायर की घोषणा की है उस दिन से आज तक एक भी गोली नहीं चलाई। लेकिन अगर इजराइल ऐसी गलती करता है जो उसने लेबनान के ऊपर किया है तो फिर उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। इस बीच इजराइल जो है वो अलग परेशान है। ईरान के विदेश मंत्री ने यानी अब्बास अरागची ने साफ साफ कह दिया कि इस सीज फायर के बाद सीधे इसी रविवार से वहाँ बिन्यामिन नेतन्याहू का केस जो है वो खुलने वाला है और वो जेल की सज़ा भुगत सकते हैं। इससे भी नेतन्याहू और उनकी सरकार नाराज़ है। ये नाराज़गी कहां तक आगे बढ़ेगी और शांति समझौता कैसे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, इन सब पे चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। ईरान ने सीधा कैसे धमकाया है ये भी समझते हैं। हमारे साथ आज प्रोफेसर जमील अब्बास जाफरी साहब मौजूद हैं और जाफरी साहब का स्वागत करता हूं। हमारे साथ इधर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ हमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। जाफरी साहब शायद अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो कनेक्ट होते हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। उससे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जरा आपसे समझना चाहता हूं, अभी खबर तो ये आ रही है कि कल बातचीत होगी इस्लामाबाद में, लेकिन उससे पहले इतनी सारी चीजें रख चुका हूं आपके सामने, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच ये माना जाए कि आज की तारीख में भी। हाँ, जाफरी साहब जुड़ गए हमारे साथ, जरा उनके पास ही चलते हैं और ये बाहर हैं। जाफरी साहब आपका स्वागत करता हूं। कहां पे हैं आप अभी इस वक्त, तेहरान में हैं या कोम में हैं? मैं इस वक्त तेहरान में हूं और तेहरान आप देख सकते हैं तेहरान कैसा है और ये तेहरान की बिल्डिंग्स। और एक मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इस वक्त आया हूं, ये देखें, ये स्कूल है केंद्रीय विद्यालय तेहरान, एम्बेसी ऑफ इंडियन स्कूल इन तेहरान। तो इस वक्त मैं इंडियन स्कूल के बाहर आया हूं और अभी आपके दर्शकों को थोड़ी देर के बाद एक गुरुद्वारा भी ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि तेहरान में गुरुद्वारा कैसा है। और सिख कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर सिख कम्युनिटी के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं आपकी बात कराता हूँ। तो तेहरान में बता रहे हैं कि गाजा जो है गाजा की तरह हो गया है तेहरान। तो आप देख रहे हैं तेहरान कैसा है, तेहरान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, तेहरान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। मैं भी आपको और भी चीजें दिखाऊंगा तेहरान से। ये हमारे साथ कुछ हमारे इंडियन पंजाब से हमारे भाई हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। ये डीबी न्यूज चैनल है इंडिया का, वहां से हम लोग इस वक्त ये लाइव है। तो नहीं, अभी लाइव है। अगर आप लोग कोई पैगाम देना चाहते हैं इंडिया के बारे में
कि कैसा लग रहा है आपको ईरान में, क्या आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है? मेरा तो बर्थ यहीं का है और मैं यहाँ सबसे ज्यादा खुश हूँ। जी मैं यहीं पैदा हूँ जी, तो यहीं पे ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कोई आपको यहाँ भेदभाव या कोई? कुछ आज तक मेरे को 50 इयर्स का हो गया, मेरे को कोई भी कोई अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है ईरान? हमको तो ईरान अच्छा लगता है, बचपन से यहाँ पर ही है। अच्छा अच्छा लगता है इंडियन स्कूल में पढ़ा। यहाँ पे। पवलिन मैम ये टीचर हैं केवी जो केंद्र विद्यालय यहीं बराबर में है। जी, मैंने दिखाया केंद्र तो विद्यालय टीचर हैं स्कूल। पवलिन मैम जी, जी। इनको लोग इनके स्टूडेंट जो है बहुत लाइक करते हैं यहाँ। जी, स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग बोलते हैं ईरान में वुमेन बहुत ऑप्रेस्ड हैं और वुमेन जो हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इंडियन व्यूअर्स हैं इनके, डीबी लाइव पे तकरीबन 12-13 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, और इट्स अ बिग चैनल इन इंडिया। और तो अभी आप लाइव हैं तो आप पैगाम देंगे। यहाँ पे हम बहुत खुश है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, हमको बड़ी ये दे इनको माइक दे, एक माइक उनको दे। बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट भी मिलती है आप माइक हमको। हाँ जी, मैं कह रही हूँ यहाँ पे हम बहुत खुश है, हमको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आती। कहीं पे भी जाते हैं तो लोग बड़े आदर से खुश होते हैं कि हाँ जी। हम इंडियंस हैं। और यहीं पढ़े 12 तक यहाँ पर ही स्कूलिंग की, उसके बाद कॉलेज के लिए इंडिया गए, फिर वापस आगे शादी हुई, तो अच्छा है सारा कुछ। जी। अच्छा इंडियन होने की वजह से आपसे लोग ज्यादा खुश होते हैं कि आप इंडियन हैं? खुश होते हैं, बड़े खुश होते जी। हैं, मिल के हमको खुश होते हैं कि आप इंडियन हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी लोगों को पसंद करते हैं यहाँ पर ईरान में। पसंद करते हैं। ठीक है। ये जो महल्ला है, हाँ, ये जो महल्ला है ये इंडियंस का महल्ला कहलाता है यहाँ पर। अच्छा काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जी। और यहाँ आगे एक जो गली है इसको ये सरदार के नाम से है, सरदार जी के नाम से। इसी के पीछे जो है गुरुद्वारा है, हाँ। ये अपोजिट साइड पे, बैक जी। साइड पे गुरुद्वारा है, वहाँ पर अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है इंडिया के अंदर जो है, पकड़े, ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो है वो गाजा बन गया है तेहरान, और पूरा तेहरान तबाह हो गया है। और तेहरान में सामने कुछ ऐसा सामने ऐसा नहीं है, आपके सामने है। चक्कर लगा के आए हैं, कुछ हाँ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सारी चीजें हमारे को मिल रही थी, कोई तंगी नहीं हुई किसी चीज की। सब कुछ मिला। खाने पीने का सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ available है। हमको कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? ठीक है। तेहरान में लाइफ नॉर्मल है आप कह रहे हैं? बिल्कुल हाँ? normal। मजा आ रहा है? इधर आ सकते, इधर आ जाइए, थोड़ा अगर सा आप लोग better हो जाए। तेहरान में, व्यूअर्स को ये भी बता सकते हैं कि तेहरान में अगर आप लोग जब फ्री टाइम होता है, घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो तेहरान में क्या फैसिलिटीज होती हैं? आइए 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 लाइव है हम लोग चैनल पर। तो तेहरान में, ईरान में जब आप घूमने जाना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी जगह है? क्योंकि लोगों को लगता है ईरान यानी तोरा बोरा अफगानिस्तान टाइप है, तो आप बताइए कि तेहरान में क्या क्या फैसिलिटीज है? पार्क में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में सारे रहते हैं कुछ। जी, कुछ कहना चाहते? यहाँ पे बहुत अच्छा सारा कुछ खुला है, देख लो, मतलब हवा बहुत अच्छी, पानी अच्छा, बिजली है, सब कुछ है, मतलब कोई टच वुड ऐसे प्रॉब्लम नहीं। हम लोग मतलब बचपन से जैसे है, बहुत अच्छा चल रहा है, मॉल्स सारा वगैरह कुछ, मॉल अच्छे सब हैं, कुछ। सब कुछ खुला हुआ है, यानी आपको लग रहा है लाइफ नॉर्मल है यहाँ पर? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। जंग के अंदर कोई डर का माहौल, या सब लोग कह रहे हैं, सब लोग ये पूछते हैं भाई चले क्यों नहीं गए आप लोग, ईरान छोड़ के चले क्यों नहीं गए? मेरी क्या- कंट्री है, मैं जाती। हाँ, मेरी कंट्री में अच्छा। मतलब यहाँ पे ठीक है, मतलब जंग में भी हमको कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं आई है। ठीक है, मतलब जब होता था अटैक तो आवाज आती थी क्योंकि जब पड़ता था, बट ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमको कुछ प्रॉब्लम आई, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की, बिल्कुल ऐसे हम बिल्कुल ठीक ठाक रहे। हम गए भी नहीं, हम घर जी मतलब यहाँ पर तेहरान में नहीं थे, कहीं बाहर भी नहीं थे, तेहरान में थे। जी, तो मैं आपसे बाद में और बात करूंगा। आपने देखा यहाँ पर तेहरान में हमारी एक पंजाब, हमारी सिख फैमिली है, आपका नाम? सॉरी, अवनीत भाई है हमारे, और पवलीन और सीरत। तो सीरत तो नाम शायद तो ये जो है, आपने देखा किस तरीके से ईरान में बता रहे हैं कि वो जो वेस्टर्न नैरेटिव है कि ईरान बहुत तबाह हो गया और ईरान में ये हो गया, ये टोटल खराब बेकार है, क्योंकि इनकी जिंदगी नॉर्मल है। वो कह रहे हैं ये क्योंकि यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वैसे तो इंडियन है लेकिन इंडिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन साथ ही में वो ये भी कहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम पैदा हुए हैं, ये हमारी मातृभूमि है, तो हम छोड़ के नहीं जाएंगे। ये फर्क है इजरायलियों में और किसी देश में, दूसरे देश में रहने वाले लोगों में, क्योंकि इजरायली हमेशा बाहर से आते हैं
और जैसे ही जंग शुरू होती है तो जंग का मैदान छोड़ के अमेरिका और यूरोप वापस चले जाते हैं। लेकिन जिसका घर जहां होता है वो अपने आखिरी लम्हे तक अपने घर में खड़ा रहता है और दुश्मन के सामने झुकता नहीं है। यही एक भारतीय मूल की फीलिंग भी है, इस्लामिक फीलिंग भी है और रेजिस्टेंस की फीलिंग भी यही है। जी जाफरी साहब, ज़रा ये बताइए कि तेहरान में बहुत अच्छा है कि आप तेहरान में हैं और सचमुच हम लोग हिंदुस्तान से जो चीज़ें देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, वो यही रहा है कि तेहरान तबाह हो गया है और तेहरान की असली सूरत आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। अब इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली आज थी, वो बैठक क्यों टल गई? जरा इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास है, ये बताइए जरा। आप आइए तो अच्छा आइए तो फिर वहाँ बात होती है। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी कार में चलता हूँ आपके साथ और फिर बात करते हैं। मैं गुरुद्वारा भी जा रहा हूँ, तो आप अपने पैनलिस्ट के साथ भी कंटिन्यू रहिए, या मुझसे बात करनी है तो मैं भी हाजिर हूँ। बिल्कुल 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 जाफरी जी बताइए जाफरी साहब, आप सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये है कि जो इस्लामाबाद में जो आज बैठक होने वाली थी, बातचीत होने वाली थी, वो आज की बैठक क्यों नहीं हो पाई? इसके बारे में ईरान में क्या जानकारी है, जरा ये बताइए जाफरी साहब। जी देखिए, इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली है उसके लिए ईरान के लिए क्लियर है कि लेबनान अगर शामिल होगा और पूरे रीजन में पीस होगी। ईरान स्वार्थी नहीं बन सकता, ईरान नैतिकता की जंग लड़ रहा है। ये नहीं हो सकता कि कहीं और मैसेकर होते रहें और ईरान कहे उन्हें तो मरने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ईरान की क्योंकि नैतिकता और मॉरलिटी की वैल्यू है और ईरान ये जंग कोई स्वार्थ की जंग नहीं है, वगरना 1979 से पहले ईरान इजराइल का सबसे बेस्ट फ्रेंड था, तो ईरान चाहता, अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड था, तो ईरान चाहता तो वही बात कंटिन्यू करता और अमेरिका की दोस्ती और गुलामी को एक्सेप्ट करता और सबसे बड़ा ईरान को महत्व भी मिलता। लेकिन ईरान ने नैतिकता का पार्ट चुना है। ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूरा मुल्क फॉरेन इंपीरियलिस्ट पावर्स से आजाद हो और फॉरेन पावर्स के मुकाबले में ईरान जो है वो खड़ा रहेगा और लेबनान के मजलूम लोगों के साथ खड़ा है, फलस्तीन और गाजा के मजलूम लोगों के साथ खड़ा है। तो ईरान के लिए मिलिट्री की जीत से ज्यादा नैतिकता और मोरालिटी की जीत सबसे बड़ी जीत ईरान की होगी। जी जरा ये भी बताइए कि क्या कल के बारे में खबर आ रही है जाफरी साहब कि कल इस्लामाबाद में बैठक हो सकती है? क्या जानकारी है ईरान से? क्या सचमुच कल बैठक होने वाली है? और अगर बैठक होने वाली है, बातचीत इस्लामाबाद में अगर कल होने वाली है, तो ईरान से डेलीगेशन के नाम आ रहे हैं क्या कुछ? देखें, अगर अब्बास अराक्ची की बात हुई, अब्बास अराक्ची साहब आएंगे और तालिबाफ साहब, इन दो का नाम तो कंफर्म है जाने वालों में, लेकिन वो शर्त है, शर्त वो जाने की सिर्फ ये है कि लेबनान का सीज फायर और पूरे गाजा का सीज फायर और पूरे एरिया में सीज फायर साथ में हो और ऐसा ना हो कि ईरान दोबारा सेफ हो जाए और दूसरी जगह जुल्म चलता रहे। तो ईरान चाहता है कि सीज फायर हो। अच्छा, ईरान के पास पावर ऑफ स्ट्रेंथ है और वो होर्मुज की वजह से उन्हें पता है कि उनका गला दबा हुआ है। तो ईरान ने ये किया है कि जब जंग शुरू हुई तो ईरान ने ये किया है कि कल से आज तक शिप्स को छोड़ नहीं रहा है। सीज फायर हो गया मतलब ये नहीं है कि भाई अब चलो भाई ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, मैं मारता रहूंगा। नहीं, ईरान कह रहा है कि अगर तुम मारते रहोगे तो यहाँ से होर्मुज खुलेगा नहीं। तो ईरान ने उनके वो कर दिया, वॉकिंग जाना है, तो ईरान ने उनका गला पकड़ लिया है। तो ये क्लियर है कि ईरान उसको छोड़ेगा नहीं। और वो अमेरिका इसलिए ईरान से बात नहीं कर रहा है क्योंकि अमेरिका बहुत एथिकल और मॉरल है, या इजराइल बहुत एथिकल और मॉरल लोग हैं और उन लोग पीस चाहते नहीं। अगर उन लोग के लिए पॉसिबल हो कि जंग कंटिन्यू करना तो कभी सीज फायर की बात नहीं करेंगे वो लोग। तो ये तो क्लियर है हमारे लिए, सबके लिए, कि वो जंग में सीज फायर सिर्फ इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जंग जो है वो फंसे हुए हैं, चाहे मिलिट्रीली चाहे इकोनॉमिकली। आप जानते हैं 12 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर्स जो हैं वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट से गायब हो गए हैं। वो इकोनॉमिकली और डोमेस्टिकली जो गैलप पोल्स हैं, वहां पर सर्वेज हैं, वहां पर मोर देन 60% अमेरिकन यूथ इस वक्त इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। मोर देन 70% लोग वॉर के खिलाफ हैं। ट्रंप की रेटिंग इस वक्त पूरी हिस्ट्री में सबसे लोवेस्ट रेटिंग है। तो ट्रंप फंसा हुआ है, इसलिए नहीं वो टॉक सीज फायर में आ रहा, चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन इन रियलिटी ये है कि ईरान इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर और ईरान विल मेंटेन दैट पोजीशन। अब वो इजराइल चाहता है कि इसको भंग कर दे, लेकिन ईरान उसको होने नहीं देगा।
जी, हॉर्मुज को लेकर भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, उस पर भी आऊंगा। आप तब तक पहुंचिए, वहां गुरुद्वारा पहुंचने वाले हैं, वहां पहुंचिए, फिर आपसे बात करता हूं। जाफरी साहब, तब तक अपने यहाँ तमाम हम दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं यहाँ हिंदुस्तान से, इन लोगों के बीच आता हूं। तब तक आप वहां पहुंच जाइए, फिर दोबारा आपके पास आता हूं और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे हम। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, आप इधर सुन रहे थे स्वामी जी, और अभी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, तेहरान की रिपोर्ट आप सीधे सीधे देख रहे हैं। आप हमारे तमाम साथी, इस बीच सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और एक बार फिर स्वागत इस्तकबाल तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़े हुए हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। स्वामी जी, कैसे कल से लेकर आज तक जो कुछ हुआ है उसमें भी ईरान का स्टैंड यहाँ पर किस ढंग से आपको दिखाई देता है? क्या ईरान यहाँ पर जिस स्टैंड पे कायम है वो सही है, या यहाँ अपनी बात करने के लिए उसको आगे बढ़ना चाहिए? कैसे देखा जाए इसको? देखिए राजीव, पहली बात तो मुझे ये महसूस हो रही है, जो जाफरी साहब हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है या तो मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं या ह्यूमन साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन अभी एक और चैनल में मैं देख रहा था, ईरानी जो स्पोक्सपर्सन वहां पे थे, उन्होंने बताया कैसे ईरान के अंदर गांधी प्रतिष्ठान है, गांधी के नाम पे रोड है और वहां पे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। इसका मतलब यह है ईरान और भारत के कितने पुराने संबंध हैं, और ईरान को जब खोजा नहीं गया था तब हमारे ईरान के साथ संबंध थे। और जो वेस्टर्न मीडिया भारत के निवासियों को यह मैसेज देता है और ईरान के बारे में गलत सूचनाएं देता है, तो जैसे जाफरी साहब ने भी बताया सिख परिवार को और गुरुद्वारे के बारे में, और उनके जो विचार हमने सुने, उससे लगा कि हमारी ईरान से कितनी ज्यादा नजदीकी है। और इस समय जो स्टैंड हमारा होना चाहिए था, देश की जनता के स्टैंड, वो बिल्कुल क्लियर है। जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है, स्टेट हॉर्मुज को नहीं बंद करना चाहिए, तो महाराज डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको वेनेजुएला के अंदर भी जो आपने किया आपको नहीं करना चाहिए था। जो आपने क्यूबा के अंदर कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए था। जैसे आपने यूक्रेन के प्रेसिडेंट का अपमान किया, आपको नहीं करना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करना और भारत पे हाईएस्ट टैरिफ लगाना और हमसे ये कहना कि ट्रेड डील इसलिए कराई है और हम अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भारत के अंदर बेचेंगे, डोनाल्ड ट्रंप आपको नहीं करना चाहिए था। और लाइटर वेन में एक बात कहना चाहता हूं राजीव जी, जो आपने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी पत्नी जो आज उनके साथ रहती हैं, उन्होंने कहा कि जो एप्स्टीन फाइल है उसमें केवल एप्स्टीन नहीं और बहुत सारे इन्वॉल्व थे, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो देखिए, इसीलिए हम भारतीय कहते हैं दुनिया से पंगा ले लो, अपनी पत्नी से पंगा मत लो। मेरे ख्याल से अपने घर के फ्रंट में भी डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं और अब बच निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए अपनी पत्नी को बनाएं, आवासियों को बनाएं, इजराइल को टाइट करें और इजराइल के कान उमेटें, वरना इजराइल ने जो पाकिस्तान के स्पोक्सपर्सन ने स्टेटमेंट दिया और इजराइल की जिस प्रकार से व्याख्या की, वो वास्तविक व्याख्या थी, डिलीट करके, लेकिन अपनी जो मंशा थी उन्होंने क्लियर कर दिया। और एक राजीव जी, मुझे जरूर अफसोस हुआ, आपने 7-8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नाम लिया, नवाज शरीफ ने बात की, हमारे विश्व गुरु के, हमारे देश, हमारी भारत माता से अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी बात कर लेते तो हमारे दिल को थोड़ी राहत होती। आज अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह होते तो नवाज शरीफ सबसे पहले भारत से बात करते। ये अफसोस की बात जरूर है, लेकिन ईरान का जो स्टैंड है और ईरान ने जिस प्रकार से अमेरिका को झुका दिया है और इजराइल का मखौल बना दिया है, आज के तारीख में जैसे ताश के 52 पत्ते होते हैं और उसके बाद कुछ जोकर्स होते हैं, आज इजराइल की वही स्थिति है। और पूरा विश्व आज देख रहा है ईरान ने नैतिकता के नाम पे, सत्य के नाम पे और धर्म के नाम पे कैसे एक बड़े योद्धा को झुका दिया है और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया है। जी जी जी, ये बताइए, आप घर में ही हैं, घर से ही बैठे हैं ना स्वामी जी? हाँ, आप सही कह रहे थे कि सबसे पंगा ले लो, पत्नी से पंगा मत लो। अरे हम तो एक शादी में समझ गए राजीव जी, वो 3 शादी में नहीं समझे। जी, जाफरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो पहुंच रहे हैं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बहुत इस बीच अमेरिकी डेलीगेट्स जो हैं, अमेरिका का डेलीगेशन वो इस्लामाबाद के लिए निकल चुका है। विजुअल्स आए हैं, जेडी वेंस है, जेडी वेंस की बाइट भी है, जरा सुन लेते हैं जेडी वेंस क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said,
If the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The president has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions. तो प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि के रूप में जेडी वेंस यहाँ पे कह रहे हैं ईरान के लोग जो हैं वो ओपन हैंड बात करने के लिए तैयार हैं, तो हम भी बात करेंगे। यहाँ जेडी वेंस अपनी बात रखते हुए इस्लामाबाद के लिए रवाना होने से पहले यहाँ पर और इनके साथ जेरेड कुशनर और विटकॉफ, ये दो भी हैं, और जेरेड कुशनर और विटकॉफ दोनों यहूदी हैं, आप जानते होंगे। चलिए बस इतना ही काफ़ी है। जरा आना चाहता हूँ ईरान से और तेहरान से जुड़े हुए जाफरी साहब के पास। जाफरी साहब, अब कहाँ पहुँच गए आप? और बहुत ही खुशनुमा मौसम दिखाई दे रहा है। तेहरान के बारे में जितनी बातें सुनते आए हैं हम, उससे बिल्कुल अलग, और आपके चेहरे पे भी खुशी दिखाई दे रही है। जी, मैं इस वक्त गुरुद्वारा हूँ। ये आप देखेंगे कि हमारी सिख कम्युनिटी इस एरिया में ज्यादा रहती है, पंजाबी सिख कम्युनिटी हमारी। और ये अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ का एक गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारा में जो है ये पूरा यहाँ पर ये जो लोग कहते हैं कि ईरान में कोई माइनॉरिटी को यहाँ पर वो जो कहते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट लोग रहते हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है और मॉडरेट नहीं है, इसके बरखिलाफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है गुरुद्वारा है। और गुरुद्वारा में जो है हमारे साथ दो हमारे मेहमान हैं, इनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा। ये डीबी न्यूज है इंडिया का, तो इनको कुछ पैगाम, ये आपसे कुछ सवाल करेंगे ईरान के बारे में। कैसे, कब आए आप ईरान, कैसा लग रहा है आपको ईरान में, क्या बोलना चाहेंगे, हिंदुस्तानी लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। जैमल सिंह, ईरान, गुरुद्वारा साहब से बोल रहा हूँ, गुरुद्वारा भाई गंगा सिंह जी। मैनू इत्थे बहुत अच्छा लगा ईरान, इधर बहुत अच्छे लोग हैं, ईरानी बहुत अच्छे हैं, और इनकी कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है। आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं इधर गुरुद्वारा साहब में कीर्तन करता हूँ, गुरुद्वारे रागी सिंह ग्रंथी सिंह की ड्यूटी है। कहाँ से आप? इंडिया से? मैं पंजाब श्री अमृतसर साहब तो। अच्छा, और ईरानी लोग आपके साथ कैसे रहते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, ईरान बहुत खूब है, खूबसूरत है ईरान, और मेरा दिल लगा इधर। मेरे को 8 साल हो गए इधर। कैसे लोग कैसे लगते हैं यहाँ? लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। लोगों को जब पता चलता है आप ईरानी, आप इंडियन हैं, तो क्या कहते हैं वो लोग? खुश होते हैं। खुश होते हैं? अच्छा, बहुत खुश होते हैं। कहीं आपको भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। हमेशा से आप यहाँ पर लोगों ने आपको मोहब्बत दी, और हमेशा से। तो ये बता रहे हैं हमारे सरदार जी, हमारे सिंह साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल मोहब्बत का माहौल है। इंडियंस जब जाते हैं कहीं बाहर शॉप में, कहते हैं कि हम इंडियंस हैं, तो वो खुश होते हैं। ये वही दस्तार देख के बहुत खुश है। हाँ, ये कह रहे हैं कि दस्तार देखते हैं। वैसे हम लोग दोनों के सिमिलर हैं, वैसे अगर आप देखेंगे तो ये जाफरी साहब, जरा इनसे ये पूछिए कि अभी जब जंग चल रही थी 2 दिनों से, ठीक है कि 2 दिनों से सीज फायर है, लेकिन क्या कोई डर, कोई ऐसा कि यहाँ वापस जाएं? पहले भी जून जुलाई में भी जंग हुआ था, मैं इधर ही था, कहीं नहीं गए। अब भी इधर ही हूँ, कहीं नहीं गए। गुरुद्वारे में इधर सेवा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डर नहीं लगता? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। जी, आइए आप आइए। ये हमारे डीबी लाइव करके एक चैनल है इंडिया में, वहां से ये हैं हमारे सब साथी हैं जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहिब सिंह है। हाँ, ये माइक है, माइक से बोलिए। हाँ, चलिए ऐसे पकड़ लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं। साहिब सिंह, कब से हैं आप यहाँ ईरान में, तेहरान में? मैं हमारी तो जनरेशन अभी 5th जनरेशन चल रही है। मेरे बच्चे जो हैं ईरान में, यानी पार्टीशन से पहले हमारे ग्रैंडफादर इधर आ गए थे, तो उससे बाद फिर हम यहीं रहे। अभी हमारे बच्चे भी हैं। आप तो प्योर, मतलब कह सकते हैं कि आप ईरानी हैं, ये कह सकते हैं हम कि आप टोटली ईरानी हैं। पासपोर्ट ईरानी है, पासपोर्ट और मिलिट्री सर्विस हमने की यहाँ पर।
ईरान को, अपनी कंट्री को, जो हमारी भी कंट्री है एक्चुअली में, अपनी सर्विस दी है, मिलिट्री सर्विस दी है, मेरे भाइयों ने दी है, मेरे चाचों ने दी है, सब हम यही हैं। मिलिट्री सर्विस की बात आप कह रहे हैं, तो जरा ये बताइए साहिब सिंह साहब कि अभी जो जंग के हालात हैं इसमें इसको आप कैसे देखते हैं, और अभी सीज फायर को क्या आप उम्मीद करते हैं कि और बढ़ना चाहिए, यानी ये जंग रुकनी चाहिए? और जिस जश्न को अभी ईरान के लोग मना रहे हैं, एक विक्ट्री जश्न मना रहे हैं, उसको कैसे आप देखते हैं? और जो कुछ हुआ पिछले 40 दिनों में उस पर आपका क्या कहना है? ये जंग तो यार किसी के फेवर में नहीं होती है, जंग अच्छी होती ही नहीं है कभी भी। और अभी कोई जुल्म करे तो खड़ा तो होना पड़ता है, रोकना तो पड़ता है उसको। आपको पता है हम सरदार लोग हैं, सिख हैं, हम तो हमेशा ही जुल्म के खिलाफ अपनी तलवारें उठाई हैं, आज अपनी आवाज उठाते हैं, तो ये तो है। बाकी हम तो कहते हैं रब करे ये सीज फायर से सोल पूरी हो जाए, पूरी पीस मेकिंग हो जाए, ईरान के लोग भी खुश रहे, वहां के लोग भी खुश रहे, पूरी दुनिया खुश रहे। कोई देखे सियासत में क्या चलता है रब भी जाने। हम अपनी सेवा कर रहे हैं, ईरान में बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईरानी गवर्नमेंट हमारा पूरा ख्याल रखती है, ऐसा भी कुछ नहीं है भी जो मेंटालिटी होती है नॉन मुस्लिम्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, कोई वैसा हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हमारे हम अपने पूरे गुरुपुरब मनाते हैं, अभी हमारी वैसाखी भी आ रही है, हम लंगर मनाते हैं, हमारे ईरानी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने बोला ईरानी फ्रेंड्स को मत आने दो, सेफ्टी वाइज होगा या सिक्योरिटी वाइज होगा, पर हमारी जो लेडीज हैं वो अपने हिसाब से हैं, और बहुत इज्जत है यहाँ पर सिखों की। ये गवर्नमेंट, ईरानी गवर्नमेंट सिखों की बहुत इज्जत करते हैं और हम खुश हैं। और जो लेडीज हैं अभी लेडीज के बारे में बहुत सारी खबरें आती रही पहले। साहिब सिंह साहब ये बताइए कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादती की जाती है, ऐसी खबर पिछले अभी नहीं लेकिन साल 2 साल पहले खूब आती थी। क्या ऐसा कुछ है? आप चूंकि आप तो 5 पीढ़ी आपकी वहाँ रह रही है, मतलब आप तो खुद ईरान के हैं, अब यही कह सकता हूँ मैं। महिलाओं के साथ कैसा है व्यवहार? देखिए, एक कंट्री का लॉ है, वो इस्लामिक कंट्री है, उसमें कहते हैं यार तुमने अपना सिर ढकना है, हिजाब करना है, तो ये कंट्री का लॉ है। अब आप उससे अगेंस्ट अगर जाओगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगी या फाइन होगा या जो भी होगा, जो भी सिस्टम चलता है कंट्री का। इंडिया में भी आप आओ, अगर अभी हम इंडिया में अगर हमारा ट्रेडिशन कल्चर ऐसा है, अभी कोई नंगा फिरना शुरू हो जाए पकड़ के मारेंगे ना उसको, बिल्कुल, क्योंकि कंट्री जो है कहती है भाई ऐसा ट्रेडिशन कल्चर नहीं है। ईरान का इस्लामिक ट्रेडिशन कल्चर है, तो वो ऐसा चलता है। अभी जो लोग उसके खिलाफ हैं तो वो उनको भी अपने हिसाब से, आई डोंट नो, गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। जो जवान है, जवान पीढ़ी जो अभी आ रही है, वो एक्चुअल में कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो बड़े बेहिजाब, अपना क्या कहते हैं, चादर वाले हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं, मेरी वाइफ की हैं, और जो है जो विदाउट हिजाब हैं, और दोनों ईरान के लिए उनका दिल रखता है, ऐसा नहीं है कुछ। अभी यार हमारे जो कंट्री के बड़े हैं, जैसे फैमिली में बड़ा होता है ना, वो अपनी फैमिली को संभालने के लिए अभी जवान आते हैं सब, तो उनको समझाना चाहिए। ये टाइम लगेगा, पर मेरे हिसाब से एक क्लैरिटी आ जाएगी आज की जनरेशन में जो अभी बढ़ रही है, और जो जनरेशन चल रही है पुराने हमारे टाइम से, रेवोल्यूशन के बाद से, तो ये क्लैरिटी मेरे हिसाब से आनी चाहिए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हर एक कंट्री में ये चीजें सब चलती हैं, होता है ये। मतलब ये पूछ रहे हैं क्या जुल्म करते हैं? मसलन अगर आपकी बहन, बेटी या आपके कोई रिलेटिव अगर हिजाब नहीं किया तो उनको किसी पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में ले गया, उन पे जुल्म किया, उनको मारा, आपके तकरीबन आपके आज तक का, अभी तक का मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक का कुछ भी हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ कभी भी नहीं हुआ है। और एक्चुअल में सच्ची बात ये भी, हमारे कानून का पूरा ध्यान रखते हैं यार। अपनी कम्युनिटी में अलग बात है, जब आप पब्लिक में जाते हो तो हम कोशिश करते हैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी है, जब सभी हैं, वो अपना एक चुन्नी सिर पे रखे, जहां पर भी जाएं। तो ये एक, हम क्यों इस कंट्री में रहकर उन लॉज के अगेंस्ट जाएं जो उस कंट्री का है? यही तो ऐसी बात हुई ना, हमारी इंडिया में आए और वो लॉ के अगेंस्ट जाएं और हम उनको कुछ ना बोले।
तो हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लेडीज के लिए ना गर्ल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पेशली कुछ लोग ऐसा सोचते हैं भाई जो इंडियंस यहाँ पर हैं या माइनॉरिटी में हैं, लोग तंग करते हैं, कुछ भी नहीं, हमारे नेबर्स बेस्ट। मैं कह रहा हूँ हम तो बहुत खुश हैं ना जी। अब तो ये आपका देश है और ऐसे भी अपने देश के लिए खुश होना भी चाहिए। जरा एक सवाल जाफरी साहब आपसे भी पूछना चाहता हूं और ये लोग भी अगर जवाब दें तो रिजीम चेंज यहाँ पर जो कह रहे थे कि यहाँ सत्ता परिवर्तन कर देंगे तो सब कुछ ठीक होगा, और डोनाल्ड ट्रंप साहब अब कह रहे हैं कि हमने जो करना था कर दिया, लेकिन ये आखिर इसकी बात क्यों इन्होंने उठाई डोनाल्ड ट्रंप ने? और बात यही कहते थे कि बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं वहाँ के लोग ईरानी और उनको थोड़ा सा मुक्ति चाहिए, मुक्त रूप से बिल्कुल घूमें फिरें, आज़ाद रहें, उसके लिए रिजीम चेंज ज़रूरी है, ये उनकी दलील थी। और चूँकि आप हैं और 5 पीढ़ी ऑलरेडी साहिब सिंह साहब हैं, तो ज़रा समझना चाहता हूं कि क्या ऐसा सप्रेशन दिखाई देता है? क्या कुछ ऐसी बातें आप लोगों के जहन में आई क्या कि नहीं दबाव है, प्रेशर है और यहाँ सचमुच जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका या इजराइल चाहता है वैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ लगा क्या? देखिए यार, हर कंट्री के जो लोग हैं ना वो बाय डिसाइड करें भी उस कंट्री में क्या होना चाहिए, बाहर वाला थोड़ी डिसाइड कर सकता है। अगर अक्सरियत लोग, मुझे नहीं पता रिजीम चेंज का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बड़ी सारी है। कोई कहती है मॉडरेट है, कोई कहता है उठा दो, कोई कहता है इस्लामिक लॉ खत्म कर दो, कोई कहता है नहीं डेमोक्रेसी लेकर आओ। मुझे नहीं पता, हम तो खुश हैं इस्लामिक लॉ के अंडर, अगर चेंज होता है तभी भी हम खुश हैं। पर मैं ये कहता हूँ, सच में दिल से बोल रहा हूँ भाई, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी अभी हमें है, हम लोग हमारी कम्युनिटी को, बाद में मुझे नहीं पता अभी क्या होने वाला है। अभी रशिया के टुकड़े हुए तो बाद में तो पुतिन साहब आ गए। अभी जिसके लड़ाई के बाद जो हालात होते हैं वो सिर्फ उस कंट्री के लोग, मेरे हिसाब से ईरानी बात बैठकर डिसीजन लें, अपने बड़ों के साथ बैठकर डिसीजन लें। एक घर का मामला, जैसे मैं कहता हूँ ना, एक घर के बड़े हैं, वो बात अपने बच्चों को संभालें खुद, और बच्चे भी उनकी इज्जत करना शुरू करें। ये इवेंचुअली घर का मामला, ये किसी बाहर का नहीं, कोई बाहर आकर बोले यार तुम ऐसा करो। अब आपके घर में, आप अगर घर में बड़े हो, आपके बच्चे के साथ कोई इख्तलाफ है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आप उसको छेड़ के, उसको बात करके, बहस के साथ, लड़ाई झगड़े के साथ ठीक कर सकते हो। पर आप किसी को इजाजत नहीं दोगे आपके घर में आकर आप ही को बोले यार ऐसा करो। बाहर वाले डिसाइड नहीं कर सकते, एक बहुत अहम पैगाम है। और दूसरी चीज ये जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने मेंशन की है कि जो सेफ्टी और पीस इस वक्त ईरान में है, डेफिनेटली अमेरिका रिजीम चेंज के थ्रू हो सकता है कि सीरिया में जैसे प्रेसिडेंट को बिठाया, उसको भी तो रिजीम चेंज ही बोलेंगे आप, कि एक टेररिस्ट को लाके उस कंट्री का हेड बना दिया तो, और कह रहा है कि हमने वो रिजीम चेंज की है। तो शायद उनका रिजीम चेंज से मुराद यही है कि कोई एक ऐसा पट्टू आ जाए जो ऑयल और गैस उनके हवाले कर दे और ईरान को 6 टुकड़ों में बांट दे। तो ये उनका रेजिम चेंज का मतलब था, और रेजिम चेंज का इनका जो टोटल प्लान था वो फेल हो गया। अब वो घुटने पे आ गए हैं और ईरान अपनी शर्तों पे उनको बुला रहा है, शर्तों पे वो आके ईरान से बात कर रहे हैं। और जैसा ये इन्होंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है कि आप जब एक में रहते हैं, पीस, सिक्योरिटी, आम और सुकून जो कंट्री में होता है, वो कंट्री में वो हर इंसान की दुआ तमन्ना यही होती है कि वो पीस और सिक्योरिटी उस कंट्री में बाकी रहे। और अमेरिका की तरफ एक और चीज लोगों के लिए, शायद क्या आप ईरान में रहते हैं, आप इंडियन मूल से भी, क्या अमेरिका पे ट्रस्ट किया जा सकता है? आपकी क्या नजर है? डॉलर की जो क्या कहते हैं कीमत है, हाँ, पर सियासत में हमने देखा है 40 दिनों में भाई, हमारे जो ट्रम्प साहब के जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, उनकी बड़ी बातें चेंज हुई, सुबह चेंज हुई, रात को चेंज हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई,
यार मैं कुछ भी अभी बोलना नहीं चाहता कि हम यहाँ पर इस कंट्री में रह रहे हैं, कोई सियासत की बात में हम करना ना ही हम सियासत मदार में है जी, हम एक सीधे लोग हैं जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं, खुश रहते हैं और अब कंट्री के लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ चलते हैं। जी। तो अहम पैगाम ये देना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कंट्री है यहाँ पर प्यार मोहब्बत का माहौल है, रिस्पेक्ट है, लव है, एक दूसरे की तरफ केयर है, और डेफिनेटली अमेरिका की तरफ भरोसा करना वो यहाँ की पीस और सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करना है। और यही पैगाम है ईरान में इस वक्त जो इतने सालों से जो ईरान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो ईरान में डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के लोगों को लगता है ईरान यानी कोई अफगानिस्तान में तोरा बोरा जैसा है यहाँ पर। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर जो ईरान आप मुआयसा कर ही नहीं सकते। मैं कहता हूँ हाँ, आप अभी हमारे साथ हमारे मैडम प्रभशरण अभी आए हैं, अभी हमारे साथ ही बैठे हैं जी। तो ये हमारे जो केवी स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, अच्छा, वो चले गए हैं, तो उनकी जगह पे अभी शी इज हैंडलिंग। अच्छा, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, हमारी लेडी हैं जी। जो हमारी। तो यहाँ पर हमारे साथ जो हैं, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, तो ये आप ले लीजिए अपने हाथ में। सॉरी, शरण कौर है। हाँ हाँ एज ऑफ नाउ मैं इंचार्ज हूँ बिकॉज हमारे प्रिंसिपल सर अभी इवैक्यूएट होकर गए हैं, जी, बट विल बी सून बैक। वो जल्दी ही वापस आएंगे, इसी उम्मीद में हम हैं। जी, एक ईरानी नेशनल हूँ और कार्ड मेनली है, सब कुछ है। मेरे बच्चे यहाँ हुए, मुझे खुद भी 30 साल हो गए यहाँ। और मतलब ये हमेशा सबको बोलती हूँ, मेरी आंखें अभी भी नम है जब मैं ये बात करती हूँ कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं यहाँ ही मरूं। जैसे हमारे माँ बाप कहते थे ना कि बेटी की शादी कर दी तो फिर जनाजा ही आए, तो जनाजा भी यहीं चाहती हूँ। ये इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, इट्स लाइक कोई मैच ही नहीं है। यूरोपियन कंट्री है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हवा देखिए, आप हर एक चीज देखिए यहाँ की। हमारे स्कूल में इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा कुछ ऐसा हो रखा है तो वी आर हैविंग ऑनलाइन क्लासेस आल्सो। तो सब कुछ बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से सब अच्छा ही होने वाला है। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत बेस्ट सोच रहे हैं हमारे लिए होगा। एंड वी आर वेरी प्राउड द वे ईरान स्टूड टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। और मतलब नून ने नमक क्या का खाया तो अब यहीं के हैं हम। कभी तो डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन बहुत यहाँ बातें जो हैं आप देखिए, ये सब भले मूल रूप से इंडिया के हों, लेकिन 5 पीढ़ी और उससे, और जो मैडम अभी वहाँ केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल इंचार्ज हैं और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो बताया इन्होंने कि इवैक्यूएट होकर यानी वापस उस समय आए हैं जिस समय वहाँ जंग चल रही थी, और अभी हैं और कौर मैडम, और वो कह रही हैं कि मैं, अगर मेरी इच्छा है कि मरूं भी तो यहीं, और ईरानी नेशनल हैं ये। तो इससे साफ समझ में आता है कि ईरान के लोगों में, और जैसे देश के बारे में बता रही हैं कि कितना खूबसूरत ये देश है। प्रशांत जी तो घूम के आए हैं, प्रशांत जी अच्छे से जानते होंगे, और सुनील जी भी घूम के आए हैं वहाँ से। तो दो साथी हमारे यहाँ हैं जो ऑलरेडी ईरान को बहुत भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत नज़दीक से देखा है। ज़रा एक कमेंट जल्दी से लेना चाहता हूँ प्रशांत जी आपसे, फिर स्वामी जी, सुनील शुक्ला जी, आप तमाम साथियों के बीच आऊँगा। उधर कोशिश करूँगा दोबारा जाफरी साहब को जोड़ने की। और आज तेहरान में है, कोम शहर से वो जुड़ा करते हैं, लेकिन आज स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए वो तेहरान आए। 120 किलोमीटर की दूरी है तेहरान और कोम शहर के बीच में, और ये दिखाने के लिए, और हम भी चाहते थे, हमारी इच्छा थी कि तेहरान को लेकर बहुत ऐसी बातें हो रही हैं कि तेहरान जो है बिल्कुल बर्बाद हो गया है, तो वो कितना बर्बाद है। और बीच में अभी जब हम लोग स्वामी जी जब अपनी बात रख रहे थे तो विजुअल्स आ रहे थे, वो तेहरान की सड़क थी, कोम से तेहरान की तरफ नेशनल हाईवे, उसको दिखाया जा रहा था। तो सड़कें बिल्कुल आबाद हैं। रेल लाइन जो एक ख़राब थी, जो जिसको
बम्बार्डिंग के कारण खराब कर दिया गया था, उसको ठीक कर दिया गया है। तो तेहरान इतनी जल्दी अपने आप को, और 2 दिन के इस सीज़ फायर में जो तस्वीरें आ रही हैं प्रशांत जी, वो तस्वीरें बिल्कुल चौंका सकती हैं, इसलिए क्योंकि एक जज्बा है और कोई डर, कोई भय नहीं। आज देख रहा था पार्कों में लोग सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें, सारी तस्वीरें तेहरान से आ रही थी। तेहरान को मैं चाहता था कि अपने तमाम साथियों के बीच पहुंचाऊं कि तेहरान आज कैसा है और वहाँ के लोग क्या कहते हैं, और ख़ासकर इन लोगों से जिनसे बात की, और स्पेशली भले इनके पुरखे जो हैं वो इंडिया के रहे हों, इंडिया से गए हों, लेकिन ये लोग वर्षों से और आज ईरानी मूल के हो गए हैं। ये ईरानी मूल न कहें तो ईरानी नेशनल तो हो ही गए हैं। प्रशांत जी। राजीव जी, मैं गया हूं और इसी के पास में गुरुद्वारा भी है जी, और उस गुरुद्वारे में भी गया था जहाँ की तस्वीरें थी जी। और ईरानी सरकार उस गुरुद्वारे को सिक्योरिटी देती है और यहाँ पे काफी इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, पर्टिकुलरली सिख रहते हैं, क्योंकि गुरुद्वारा पास में है। तो दूसरी बात कि जिस होटल में ठहरा था, उस होटल के सामने रात के 11 बजे मैं एक कैफे में गया और वो खचाखच भरा हुआ कैफे था और मेरी टेबल की बगल में कुछ ईरानी युवा बैठे थे, युवा युवतियां, लड़कियां भी थी उसमें। और उनको जब मालूम पड़ा कि हम लोग इंडिया से आए हैं, हम लोग 3-4 लोग थे, तो उन्होंने अपनी मेजें थपथपा कर शोले फिल्म का गाना हमारे लिए गाया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जी। तो ईरान की बहुत अच्छी यात्रा थी और वो काफ़ी जो देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मैंने भी देखा है और मैं यहाँ बता चुका हूँ कि ईरान लगभग एक यूरोपियन कंट्री के जैसा तेहरान दिखता है। और वहाँ महात्मा गांधी स्क्वायर और महात्मा गांधी रोड भी है, वो भी हमने देखी थी। अब आते हैं आज के सवाल पर कि जो इस्लामाबाद में हो रहा है आज या कल, जब भी होगा, कल होगा, देखिए वो बहुत ऐतिहासिक है, पहली बात। और हम इस डिबेट में ना पड़े कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल कितना बढ़ रहा है और घट रहा है, लेकिन दुनिया के डिप्लोमेटिक, दुनिया के लिहाज से वो बहुत इम्पोर्टेंट घटना है जो घट रही है इस्लामाबाद में। और उसमें ईरान क्या करने जा रहा है, इस पे निगाहें हैं। और ईरान, हम जानते हैं कि ईरान बहुत बहुत शार्प और बहुत टफ नेगोशिएटर्स हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, जो ईरान है या रशिया और चाइना, पीछे से चाइना खासकर, ये लोग देख रहे हैं कि अब यहाँ से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने की गुंजाइश दिख रही है और हार्मोज उसका जो है एक चोक पॉइंट है और एक डिप्लोमेटिक फ्लैश पॉइंट नया बन गया है और उसको बार्गेन किया जा सकता है। तो वो अमेरिका के और इजराइल के नाको चलने चपवा देंगे। वो बहुत हार्ड नेगोशिएटर्स हैं ये लोग। दूसरी बात, किस बात की ताकत मिल रही है ईरान को या पीछे पर्दे के पीछे चाइना को? आप देखिए कि यूके के प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर स्टामर, उनका बयान क्या आया कि वो ट्रंप से फेडअप हो गए हैं, उकता गए हैं। तो अभी लेबनान की बातचीत में इजराइल ने फ्रांस को बाहर कर दिया है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इन सब के बयान, इटली के हम देख रहे हैं। तो अमेरिका के साथ यूरोप नहीं खड़ा है और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी चाइना, रशिया या जो उसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उसके लिए क्या होगी कि एक नया जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे। पेट्रो डॉलर की जो मोनोपोली है वो कम हो और इसलिए चाइना और जो नेगोशिएट होगा ईरान की तरफ से, उसमें चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा होगा, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा और रशिया का भी इन्फ्लुएंस होगा। तो यहाँ से इस्लामाबाद से जो हम देख रहे हैं वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने की एक शुरुआत होगी और ये लंबे समय तक, जो आज वहाँ होगा, कल होगा और जो अभी ईरान में हो रहा है,
ये अगले 50 साल की डिप्लोमेसी को तय करने जा रहा है। ये नई दुनिया की ये रीति देखिए, वहां से ये बढ़ती- नया ट्वीट देख लीजिए, पढ़ लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का। हाँ, तो इसी की बात कर रहा हूं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर का रीसेट हो रहा है, वो रीसेट का जो फ्लैश पॉइंट है वो हरमोज है, और उसका अहम किरदार ईरान है। और इसलिए रशिया, चाइना, यूरोप अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, कोई पर्दे के पीछे, कोई पर्दे के सामने, कि ये वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट हो जाए। इसलिए कल के नेगोशिएशंस में और आगे जो भी होगा इस्लामाबाद में, वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिए मील का पत्थर होगा। जी राजू जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मील का पत्थर ये साबित हो सकता है। जरा जल्दी से स्वामी जी आपके पास आता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। स्वामी जी, अभी आप सुन रहे थे, इस पे आपकी प्रतिक्रिया। अभी ईरान से सीधे और ईरान के नागरिकों की बात, वह हम ईरान के ही लोग हैं और इतने साल से रह रहे हैं, अपना देश मानते हैं, मानते क्या ऑफिशियली हैं भी वो, और तेहरान में हैं। तेहरान को लेकर हम हिंदुस्तान में बैठ के क्या कुछ नहीं सोच रहे थे, और आपने देख लिया क्या क्या है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये, जो वहाँ पे सिख और हिंदू लोगों से बात हुई, एक मैसेज तो ये मिला कि सर्वधर्म समभाव सबके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, हम ये मानते हैं और सब मानते हैं, धर्म जो है हमारी नसों में बहता है। अब मैं अगर सनातनी हूं तो मैं सनातनी हूं और मेरे को अपने धर्म से प्यार है। इस्लाम को मानने वालों को उनके धर्म से प्यार है। अगर राजीव जी ये बताइए, इजराइल के अंदर क्या कोई मंदिर है या कोई गुरुद्वारा है? इजराइल के अंदर कोई मंदिर नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है। ये कैसा सर्वधर्म संभाव हो सकता है? वहां पे जो हिंदू रहते हैं, जो सिख रहते हैं, वो पूरा अपनी पूजा अर्पण कहां करेंगे, अपने धर्म का पालन कैसे करेंगे? इजराइल में एक भी मंदिर नहीं है, एक भी गुरुद्वारा नहीं है। और ईरान में आपने देखा कि वहां पे कितने सारे हिंदुस्तानी लोग जो आज सारे चैनल्स में आ रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं, वो ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ईरान केवल सुंदर देश नहीं है, ईरान के लोग भी बहुत ज्यादा सुंदर हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो नया ट्वीट आपने खाया, इससे लगता है सिजोफ्रेनिया की बिल्कुल पराकाष्ठा पहुंच गई है। वो ऐसी कल्पना कर रहे हैं जिसकी कल्पना करने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, ईरान सही रास्ते पे है। ईरान ने ये बता दिया। अब अगर आप अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विषयांतर करके अपने विषय में वापस आ जाऊंगा। प्लीज बताइए जी। देखिए राजीव जी, एक पोर्टर्स मॉडल होता है मैनेजमेंट का, बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है, आप भी जानते होंगे क्योंकि आपने भी इंजीनियरिंग की है। उसमें होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर, और जिसकी बार्गेनिंग पावर जो होती है वो झुका लेता है। और आप देखिए, अमेरिका आने के लिए तैयार हो गया, बाकी देश आने के लिए तैयार हो गए, ईरान कह रहा है हम सोच रहे हैं। मतलब बार्गेनिंग पावर आज के तारीख में ईरान की ज्यादा है। शेयर मार्केट में एक फिनोमिना होता है जिसको कहते हैं ब्लॉक डील। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है और बिक रहा है 120 रुपए में। इसका मतलब यह है कि जो बेचने वाला है उसके पास बार्गेनिंग पावर है। अगर 100 रुपए का शेयर है और 90 रुपए बिक रहा है, इसका मतलब जो सेलर है तो वो है उसके पास बार्गेनिंग पावर है। यहाँ पे जो बार्गेनिंग पावर है सारे नेगोशिएशन से नजर आ रही है और पूरा विश्व देख रहा है। एक नई खबर आपको मिली होगी राजीव जी, चीन ने भी ताइवान के लीडर ऑफ पोजीशन के साथ एक मीटिंग की है। अब एक नया चैप्टर और खुलने वाला है। जो अमेरिका ने ये ओपन कर दिया है, ये जो एक तो हॉर्मुज को तो बंद कर दिया ईरान ने, और अमेरिका ने जो पेंडोरा बॉक्स खोला है और चीन ने उसका एडवांटेज लेते हुए ताइवान के लीडर ऑफ पोजीशन को आमंत्रित किया है, उनके साथ मीटिंग की है और एक नया अध्याय खुलता हुआ भी आप देख सकते हैं। इसलिए विश्व शांति के लिए आवश्यक है अमेरिका वेनेजुएला से वापस जाए, क्यूबा पे गुंडागर्दी न करे, ईरान को और लेबनान को और बाकी सारे देशों को वहां पे रहने दे पीसफुली, और इजराइल के कान उमेड़ दे, वरना इजराइल को निपटने दे और इजराइल को अकेला छोड़ दे। जी जी जी, इजराइल को अकेला छोड़े ये ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इजराइल अमेरिका की बात ही नहीं सुन रहा है। सुनील शुक्ला जी,
आप बहुत नज़दीक से बहुत देर से सुन भी रहे हैं और बहुत नज़दीक से आपने ईरान को देखा भी है और अभी आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी देख ली और परसों से लेकर आज तक डेवलपमेंट में इतना कुछ हो चुका है कि ईरान अपनी शर्तों पे जाना चाहता है वहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद। इसको कैसे देखा जाए सुनील जी? और यहाँ और भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अमेरिका के, अभी देख लिया आपने, जेडी वेंस का बयान भी आ गया, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं इस्लामाबाद। और लेकिन इजराइल का रुख और उसमें भी जिस ढंग से उसने अभी तक का सबसे बड़ा हमला करके लेबनान में जिस ढंग से किया, ये इसका क्या मतलब, क्या मकसद, क्या पैगाम था? और क्या इस शांति वार्ता को ख़त्म करने के लिए या इसके पीछे कुछ और कारण, क्या कुछ देखा जाए? धन्यवाद राजीव जी। इजराइल इस शांति वार्ता को सफल नहीं होने देना चाहता। इस शांति वार्ता का सफल होना, ईरान की ताकत को स्वीकार करना और खाड़ी के देशों के संघर्षों से अमेरिका का हट जाना यह ईरान के लिए शुभ नहीं है। इजराइल के लिए शुभ नहीं है। इजराइल और खासतौर से नेतन्याहू ये हमेशा चाहते रहेंगे कि उनका जो एक विस्तारित इजराइल का जो सपना है वह बिना संघर्षों के पूरा नहीं हो सकता। जितने भी खाड़ी के देश हैं, कोई भी देश अपना इलाका प्लेट पर सजा करके नहीं देंगे। जिनको छीनना चाहता है उसके लिए संघर्ष करेंगे। आखिर लेबनान में क्या है? लेबनान में इजराइल कहता रहा है कि वह दक्षिण लेबनान के ऊपर कब्जा करेगा। अरे क्यों कब्जा करोगे भाई? तुम्हारा हिस्सा है वो एक स्वतंत्र आजाद संप्रभु मुल्क है, उसका हिस्सा तुम क्यों कब्जा करोगे? लेकिन नहीं, ताकत के बल पर। और नेतन्याहू 50 बार कह चुका है कि उसको एक विस्तारित इजराइल का उसके मन में सपना है और वह विस्तारित इजराइल कैसे पूरा होगा? अगर यह शांति वार्ता सफल हो जाती है, अगर अमेरिका ईरान के साथ एक बेहतर समझौते के साथ चला जाता है, अगर अमेरिका जो शर्तें ईरान की है कि खाड़ी के देशों में शांति हो, हमें युद्ध विराम नहीं चाहिए, खाड़ी के इलाके में पूर्ण रूप से शांति चाहिए, शांति का आश्वासन चाहिए, तो यह शांति का आश्वासन, शांति का वायदा क्या लेबनान और फिलिस्तीन को अलग किए बगैर हो सकता है? क्या इजराइल को इस बात के लिए तैयार नहीं होना पड़ेगा कि वह लेबनान और फिलिस्तीन में के इलाकों के ऊपर हमला नहीं करेगा? इसके बिना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। लेबनान पे जब हमला होगा, ईरान उसमें शामिल होगा, वह हिजबुल्लाह को सहयोग करेगा, वह हिजबुल्लाह की मदद करेगा और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। जब फिलिस्तीन की स्थिति आई, फिलिस्तीन के साथ हमेशा से रहा ईरान, हमेशा कहता रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन की समस्या का 2 राष्ट्र सिद्धांत के तहत उसका समाधान होना चाहिए। वो तो कभी इजराइल के इस वक्तव्य को लेकर स्वीकार नहीं किया कि गोलान हाइट पे उसका भी कब्जा होगा, पश्चिमी किनारे पर भी उसका ही कब्जा होगा, गाजा पे उसका भी कब्जा होगा। ये तो स्वीकार कभी नहीं किया ईरान ने। और ईरान अकेला मुल्क है खाड़ी के देशों में जो इजराइल की इस सोच का विरोध करता रहा। और एक मजबूत ईरान इजराइल के लिए हमेशा खतरा है। खुमैनी साहब, खैमनेई साहब, आज के मुस्तफा खैमनेई साहब, ये लगातार कहते रहे हैं कि ज्यूज के खिलाफ उनका संघर्ष है और ये संघर्ष चलता रहेगा। उस संघर्ष से हम पीछे नहीं हटेंगे। क्यों है वो? इसलिए है कि इजराइल के कारण से वो खाड़ी के देशों में एक अशांति की संभावना, आशंका हमेशा से देखते हैं। इसलिए ईरान का ये कहना कि आपको लेबनान और फिलिस्तीन को, हालांकि उसने लेबनान की बात आई है, फिलिस्तीन की बात नहीं आई है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि उसमें फिलिस्तीन का ही मुद्दा शामिल होना चाहिए जी। अगर खाड़ी के देशों में एक अस्थायी शांति की आवश्यकता, तो शांति होना, देशों के बीच में समन्वय में होना, यह इजराइल के पक्ष में नहीं जाता। इजराइल तो संघर्षों अपने केवल हमले करके और विभिन्न देशों के इलाकों को कब्जा करके एक वृहद इजराइल के सपने को पूरा करना चाहता है। उससे कब रोका अपने आप को? नेतन्याहू के ऊपर युद्ध अपराधी होने के आरोप लगे, नेतन्याहू पर फिलिस्तीन में नरसंहार करने का आरोप लगे, नेतन्याहू के ऊपर सीरिया मिस्र की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा। इन सभी आरोपों को अमेरिका दरकिनार करता रहा। पहली बार है कि अमेरिका को वार्ता के लिए और वार्ता करने के लिए कोई सामान्य लोग नहीं आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति आ रहा है जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में। यह ईरान की बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह ईरान ने यह उपलब्धि केवल अपने संघर्ष के बूते पाया है जी। पूरे के पूरे खाड़ी के देशों में जो उसकी अपनी लीडरशिप है,
जो उसका अपना प्रभाव है, जो उसकी अपनी से है, उससे ईरान कभी हटना नहीं चाहेगा, वो स्वीकार ही नहीं कर सकता। इसलिए वो जो बात ये कही वहाँ के ईरान के जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे थे कि दरअसल यह ईरान एक अपनी नैतिक जीत चाहता है और वह अपने साथियों को छोड़ नहीं सकता, यही उसकी ताकत रही है। ईरान उन देशों में शामिल नहीं है कि किसी देश के ऊपर कोई अगर हमला हुआ और चुपचाप बैठा हुआ कि हमसे क्या मतलब। अगर लेबनान पे हमला हो रहा तो लेबनान के लिए लड़ने वाले हिजबुल्लाह के साथ वो खड़ा है। अगर फिलिस्तीन के ऊपर हमला हो रहा है तो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाले हमास के साथ वो खड़ा है। और केवल जवानी जमा खर्च नहीं, नैतिक समर्थन है और हम इस युद्ध का विरोध करते हैं और नरसंहार रुकना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, केवल बयान भर नहीं देता वो बाकायदा उन ताकतों के साथ खड़ा है, अपने सैन्य बल के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपने आर्थिक बल के साथ, जो लोग इजराइल के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। यह जो संघर्ष चल रहा है उसमें अमेरिका कहां से आ जाएगा? दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर की दूरी है, कोई घुस नहीं रहा। ये तो बात लगातार कही जा रही है ना, कही नहीं जा रही है कि दुनिया के पैमाने पर सभी राष्ट्रों ने, जो अमेरिका के सहयोगी राष्ट्र हैं, उन तक ने कहा कि यह युद्ध इजराइल के कारण से हो रहा है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कौन से बयान दिए? सबके सामने है वो। इटली के प्रधानमंत्री ने कौन से बयान दिए है? सबके सामने है कि यह युद्ध केवल इजराइल के कारण है। स्पेन के प्रधानमंत्री तो युद्ध का अपराधी बताया नेतन्याहू को। तो अगर दुनिया के तमाम देश जो सहयोगी देश है अमेरिका के, वह अगर नेतन्याहू के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और तथ्य भी है, सीधा सीधा कोई मामला नहीं है। और अमेरिका ने, आप ओबामा का दौर याद कीजिए, उस दौर में भी अमेरिका ने बाकायदे समझौते करके ईरान के साथ अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश की और जो परमाणु हथियारों का एक मुद्दा था उसको सुलझाने का प्रयास किया। संघर्ष में नहीं उतरा वो, लेकिन इजराइल के कारण से ये अमेरिका भी आया और हर बार केवल इजराइल के कारण ही खाड़ी देशों में ये उतरा है अमेरिका। खाड़ी के देशों में भी बहुत सारे आर्थिक हित छिपे हुए हैं अमेरिका के, बहुत ज्यादा आर्थिक हित छिपे हुए। सामान्य नुकसान थोड़े हुआ इस पूरे संघर्ष में, लेकिन इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि ये जो संघर्ष की स्थिति है वो खत्म हो। संघर्ष की स्थिति खत्म होने का मतलब नेतन्याहू के राजनीतिक जीवन का समापन। वह एक राजनीतिक रूप से खड़ा हो पाना नेतन्याहू के बूते का नहीं होगा। चुनाव सिर पे है। ये ऐसे लोग हैं केवल युद्ध का हुआ खड़ा करके जनसमर्थन हासिल करते हैं, देशवासियों में असुरक्षा का भाव खड़ा करके जनसमर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। और अगर खाड़ी देशों में शांति हो गई, ईरान अपनी सीमा में चला गया, लेबनान को लेकर के समझौता हो गया, फिलिस्तीन को लेकर के शांति की स्थिति बन गई, तो फिर इजराइल के पास बचेगा क्या? इजराइल के पास अमेरिकी सहयोग कहां से आएंगे? इजराइल के नेतन्याहू जैसे नेता अपने लोगों को क्या समझाएंगे वो कि किस बिना पर उनको जन समर्थन दिया जाए? सबसे बड़ा संकट केवल यही है। इसलिए इजराइल इस शांति वार्ता को सफल नहीं होने देना चाहेगा। पूरी कोशिश करेगा कि संघर्ष की स्थिति बनी रहे। युद्ध रुका है मान लीजिए 2 महीने के लिए, 2 महीने और चला जाए, लेकिन एक स्थायी शांति का माहौल हो जाए। अब ईरान और अमेरिका के बीच में या अन्य देशों के बीच में एक समझ हो जाए, एक दूसरे के प्रति सुरक्षा का आश्वासन मिल जाए, यह इजराइल कभी नहीं चाहेगा। इसलिए नहीं चाहेगा कि वह अपने विस्तारवादी सोच को, एक विस्तारित इजराइल के सपने को शांति काल में पूरा नहीं कर सकता। उसको अपनी सीमाओं में रहना पड़ेगा, और उसमें रहने के लिए नेतन्याहू जैसे नेता, इजराइल के नेता तैयार नहीं है। लेकिन ईरान के रहते हुए अपना सपना भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी। ईरान के साथ चीन और रूस जैसे देशों ने खड़े होकर के भी ये बता दिया कि वो पूरा होने वाला नहीं है। ईरान कोई सीरिया और यमन नहीं है कि आप कुछ भी कर लेंगे, फिलिस्तीन और लेबनान नहीं है क्यों मान जाएंगे जी। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। इसलिए ये है कि अमेरिका इस शांति वार्ता को चाहेगा। अमेरिका ने शांति वार्ता को गंभीरता से इसलिए भी लिया है कि दुनिया के पैमाने पर उसकी भर्त्सना हो रही है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं, उसके सहयोगी देश उसके साथ नहीं खड़े हैं। अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों में आर्थिक संकट की स्थिति है, ऊर्जा संकट की स्थिति है। तो यह बिना शांति बहाली संभव नहीं है। ये हॉर्मुज नहीं खाली करा पाएंगे, इनके बूते का नहीं है। हॉर्मुज खाली कराने की कोशिश होगी, बहुत बड़ा नरसंहार होगा, बहुत नुकसान होगा, जो भी देश ये प्रयास भी करेगा। तो मेरा अपना ये मानना है कि इजराइल अपने निहित स्वार्थों के लिए
इजराइल अपने विस्तारित इजराइल के सपने को पूरा करने के लिए कभी भी खाड़ी देश में शांति की स्थिति नहीं चाहेगा। वह शांति वार्ताओं से अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता है। वह चाहेगा कि संघर्ष बना रहे, अमेरिका का सरपरस्ती उसके ऊपर रहे, अमेरिका के साथ आर्थिक और सैनिक सहयोग उसको मिलता रहे, और वह इसी तरह से एक युद्ध का वातावरण बना करके, शांति का वातावरण बना करके अपने देश में भी एक राजनीतिक स्थिति, एक राजनीतिक जनसमर्थन उसको मिलता रहे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्हीं की, ईरान की, इजराइल की और अमेरिका की, सबकी अपनी अपनी जो रणनीतियाँ हैं, उन रणनीतियों को आप उजागर कर रहे थे। ज़रा आना चाहता हूँ अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर और इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद के लिए चल दिए जेडी वेंस, ईरान से क्या खबर आ रही है आपके पास? एक तो ईरान से सबसे बड़ी खबर ये है कि जो वहाँ की पार्लियामेंट की यानी मजलिस की जो सुरक्षा परिषद है उसके प्रमुख हैं, और उनका बयान जो है वो भारत में जो कॉन्सुलेट है ईरान का, उसने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जो जहाज गुजरेंगे वो ईरानी मुद्रा में, उस समय आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि भाई मालूम पड़ा कि चल दें, और उधर उसने तो सीज़फायर माना नहीं है इजराइल ने, और जो वार्ता के लिए जा रहा हो मालूम पड़ा उन्हें टपका दिया जाए और कहते हमने तो सीज़फायर की बात ही नहीं की थी। तो अगर ऐसा हो राजीव जी, तो इसमें स्थिति क्या होगी राजीव जी? देखिए, बीच में जो बात करा रहा है, जहां वार्ता हो रही है, उसका इजराइल पे कोई नियंत्रण तो है नहीं। जब ट्रंप का इजराइल पर नियंत्रण नहीं है तो पाकिस्तान का नियंत्रण कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर ट्रंप का भी नियंत्रण होता तो जब ट्रंप ने पोस्ट कर दिया था ईरान की जो संसद है उसका जो प्रस्ताव था वहां की सुरक्षा परिषद का 10 सूत्रीय जो था, तो फिर रुक जाना चाहिए था, नहीं रुका। तो इसका मतलब राजीव जी कि वो सुरक्षा के कुछ कारण भी हैं। अब वो कैसे जाएंगे, कब पहुंचेंगे, तो ये मुझे लगता है ये सब चीजें गोपनीय रहेंगी और इतनी आसानी से खुलने वाली नहीं है। लेकिन अगर इजराइल कुछ इस तरीके का एडवेंचर करता है राजीव जी, तो फिर एक नया मुझे लगता है मोर्चा खुल जाएगा, और फिर वो नुकसान आखिर में इजराइल को ही ज्यादा पहुंचाएगा, क्योंकि फिर अमेरिका के पास भी कोई इस तरीके का इजराइल का बचाव करने का रास्ता नहीं बचेगा कि वो किसी भी तरीके से बचाव कर सके। जिस तरीके से जेडी वेंस अभी तक कह रहे हैं, सब लेबनान की बात उसमें शामिल नहीं है। फिर आप मतलब अमेरिका के पास कोई भी तर्क बचेगा नहीं, और पूरी दुनिया जो है राजीव जी वो अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को कान टाइट करेंगे कि ज़्यादा एडवेंचर करने की कोशिश मत करना। लेकिन अगर अमेरिका के मन में भी इसी तरीके के विचार हैं जिस तरीके नेतन्याहू के मन में विचार हैं धोखा करने के, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है धोखा, तो फिर जैसा कि डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं राजीव जी, उन्होंने रात में ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारी उंगली जो है वो ट्रिगर पर है। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, ट्वीट किया था कि भाई आप जो अगर कोशिश करते हैं सीज फायर को तोड़ने की और आप कोई एडवेंचर करना चाहते हैं तो फिर हम इसके लिए तैयार हैं। और जो सैयद मुस्तफा अली खामेनेई जो वहाँ के नए अब सुप्रीम लीडर हैं, उनका भी कल जो वहाँ वक्तव्य प्रसारित हुआ तमाम ईरानी जो सरकारी टेलीविजन है उनके ऊपर, उसमें भी यही कहा गया कि हम जो है वो अपने शहीदों का खून का बदला लेंगे। तो यानी राजीव जी एक तरह से कहा जाए वो तैयार हैं। हॉर्मुज स्टेट पे नियंत्रण रहेगा, ये मुस्तफा खामेनेई ने भी कल के अपने उसमें स्पष्ट कर दिया। और जो आज जो भारत में जो कॉन्सुलेट है ईरान का, उसने जो पोस्ट किया उससे भी स्पष्ट है कि वो किसी हाल में उसको नहीं छोड़ेंगे। और राजीव जी जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक हैं खासतौर से वो सब कह रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका का इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हो चुका है और सैन्य तौर पर भी नुकसान हो चुका है कि अब उसके सामने ईरान की शर्तों पर समझौता करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। और अगर नहीं करता है तो और ज्यादा सुनामी जो है आर्थिक बदहाली की जो है वो अमेरिका में आएगी। तो अब राजीव जी जैसा कि उन्होंने अब्बास अराक्ची ने जो कल रात में जो ट्वीट किया कि भाई अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको जो है आर्थिक बदहाली झेलनी है और इजराइल की रक्षा करनी है, तो अगर आप ये बेवकूफ़ी करने के लिए तैयार हैं तो हम भी फिर उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो यानी राजीव जी अमेरिका के सामने अब जो है अब ट्रंप का ये नहीं चल पाएगा कि बीवी को माफ कर दो और बीवी के लिए आप युद्ध में कूद जाएं। अब देखिए राजीव जी, अमेरिका फर्स्ट हो चाहे इजराइल फर्स्ट हो, अमेरिका के लिए कुछ भी हो, लेकिन अब अमेरिका इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसको अब यहाँ से वापस निकलना है और ऐसे निकलना है कि उसका नुकसान अब ज्यादा से ज्यादा नहीं हो। तो चूंकि जैसे मैंने कल भी कहा राजीव जी कि चूंकि ट्रंप के खून में भी व्यापार है
तो ट्रम्प साहब का खून अब जोर मार रहा है, तो इजराइल को बीच मझधार में भी छोड़ सकते हैं, कह सकते हैं भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, वरना हम जो कह रहे हैं उसको आप स्वीकार कीजिए, हमने जो समझौता किया वो इजराइल को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और राजीव जी इसी पर बात बनेगी, और अगर ये नहीं होता है तो फिर एक नया मोर्चा खुला रहेगा, भले ही अमेरिका के साथ जो है वो समझौता कुछ हो जाए उसमें, फिर इजराइल उसमें शामिल नहीं होगा, तो इजराइल को फिर तैयार रहना चाहिए और ज्यादा पिटाई होने के लिए। राजीव जी मुझको ऐसा लगता है फिलहाल। जी 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 जी, इजराइल को तैयार रहना चाहिए, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़रा प्रशांत जी आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कल ईरान पहुंचेगा? इस बीच खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू ने गजा युद्ध विराम समन्वय केंद्र से स्पेन को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया है। स्पेन ने इजराइल के खिलाफ बोला है और बिल्कुल खुल के बोल रहा है, और गज़ा युद्ध विराम वाला जो मामला, गज़ा सीज़ फायर वाला जो कोऑर्डिनेशन हब है, उससे इसको निष्कासित कर दिया है स्पेन को। हाँ, इससे तो ये और पुख्ता हो जाता है जो ट्रम्प साहब का ट्वीट है। मैं ट्रम्प साहब से एग्री करता हूँ कि वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट हो रहा है, और वो उसका मुख्य किरदार ईरान है, और उसकी वजह हरमोज है, और जगह हो सकता है इस्लामाबाद हो। लेकिन देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो भारत की थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि ये पूरा हो रहा है कि यूरोप का एक पोजीशन दिखाई दे रही है, अभी स्पेन का आपने बताया, फ्रांस की एक पोजीशन दिखाई दे रही है, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। जाहिर सी बात है उसमें जो भी हम कहें, लेकिन पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक प्रोफाइल तो ऊपर गया, बिल्कुल यूरोप के तमाम देशों से बात कर रहा है। और अब भारत के लिए पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सर कह तो सकते हैं, लेकिन भारत की बात सुने यूरोप या दूसरे मुल्क, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। दूसरी बात कि भारत का कोई रोल नहीं है इसमें। और फिर मैं याद दिला दूं कि 28 तारीख के हमले के 48 घंटे पहले मोदी जी की इजराइल में मौजूदगी, उनका एक अजीब तरीके का मेडल लेना वहाँ से, और नेतन्याहू को गले लगाना, ये सब चीज़ें इतिहास में दर्ज होंगी कि भारत की तरफ से, भारत सरकार की एक बड़ी गलती थी, और इसका आगे आने वाले तमाम दिनों में खामियाजा होगा। एक छोटी सी खबर और, उसके बाद फिर मैं नेतन्याहू पे आता हूँ और इस्लामाबाद पे। रूस से जो तेल खरीदने की मोहलत थी वो खत्म हो गई है कल। 1 महीने की जो मोहलत दी थी ट्रंप ने, वो खत्म हो गई है। हमारे विदेश सचिव अमेरिका में है, मिस्री साहब, तो देखना है कि उसमें आगे क्या होता है। अब बात इजराइल और ये सब की, इस्लामाबाद की, देखिए आप नेतन्याहू का रोल देखिए, और क्यों ईरान के लोग वहाँ अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, उसका लिंक देखिए आप। 26 फरवरी को ओमान के जरिए एक मोटा एग्रीमेंट हो गया, जिसमें तब तक हरमोज नहीं था, और 28 तारीख को इजराइल हमला करता है। तो यानी जो एग्रीमेंट हो रहा था उस पर कोई आगे डेवलपमेंट हो, वो रुक गया वहाँ पे। उसके बाद आप देखिए कि अली लारिजानी, जो उनके सुप्रीम काउंसिल के सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो बातचीत के ट्रैक टू बातचीत में शामिल थे जी, और उनके अच्छे संबंध भी थे। उनको मार दिया क्योंकि उनके जरिए बातचीत का रास्ता खुल रहा था, तो इजराइल ने उनको निशाने पे रख दिया। उसके बाद आप देखिए कि जब ये पीस टॉक हो रही है तो लेबनान पे हमला कर दिया उसने। तो नेतन्याहू नहीं चाहता है कि पीस प्रोसेस आगे बढ़े। सुनील जी एकदम ठीक कह रहे थे। अब ईरान के लोग क्यों नहीं दिखाई दिए, वही अली जानी वाला मामला, कि जो भी पीस टॉक में शामिल होगा वो ईरान उसको मार देगा। ये ईरान कह रहा हूँ, इजराइल की तरफ से उनकी सुरक्षा को खतरा होगा।
इसलिए वो एहतियात बरत रहे हैं। और मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ कि जिनको अगर बातचीत में ईरान को शामिल होना होगा तो ईरान के लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे अब तक। हो सकता है कि खबर बाहर नहीं आई है। तो और अगर वो तो जो कुछ भी है पर्दे के पीछे से चीन भी इसको संचालित कर रहा है, और चीन का इंटरेस्ट उसी में है, जैसे मैंने पहले कहा था कि वो ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको ट्रम्प साहब भी अब मान रहे हैं कि रीसेट हो रहा है, तो वो रीसेट कैसे होगा ये चीन भी जो है वो ईरान के जरिए इसको करवा रहा है। जी राजीव जी 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 जी, ये आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि चीन इसमें, और दूसरी बात अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति का ये लिखना कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो रीसेट हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से यानी कल जब ये बातचीत होगी, वो अब पक्का हो गया है कि कल बातचीत होगी, भले ईरान के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ें या ईरान के लोग डायरेक्ट आएँ, लेकिन अमेरिका भी आ रहा है और अमेरिका से डेलीगेट्स जो है वो चल दिए हैं। इधर इस्लामाबाद ने वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है, तो इस पत्रकारों के लिए कि आइए, और उन देशों के पत्रकारों के लिए जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, दोनों देशों के लिए, ईरान के और इधर अमेरिका के, क्योंकि यही दोनों देश आ रहे हैं। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बात, सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूँ, इसमें महत्वपूर्ण बात कि यहाँ से एक दोनों तरफ से ये तो दिखाई दे रहा है कि दोनों देश, खासकर इजराइल को छोड़कर, ये अमेरिका और ईरान ये बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल का रोल अभी आपने अपने फर्स्ट वक्तव्य में आपने बहुत विस्तार से बताया है, लेकिन इजराइल और लेबनान को लेकर जो बातें कर रहा है और कह रहा है, ये खबर CNN की खबर है कि अगले हफ्ते लेबनान के राष्ट्रपति अमेरिका आ रहे हैं और इजराइल और लेबनान की बातचीत वाशिंगटन DC में होगी। ये अलग से, इजराइल अलग से लेबनान को लेके क्यों जाना चाहता है? लेबनान पे यहाँ बातचीत क्यों नहीं, लेबनान पे अलग बातचीत क्यों नहीं? इसका क्या मायने निकाला जाए? ये केवल एक तरह का सेफ पैसेज है। लेबनान को अब तक को लेबनान को लेकर के यह बयान देता रहा है कि शांति वार्ता में लेबनान को शामिल न किया जाए। क्यों करता रहा वो? अगर वह इजराइल शांति मेरा मानना यह है कि अमेरिका के सहयोग के बगैर इजराइल कुछ नहीं कर सकता, उसके पास इतनी ताकत नहीं है। वह पूरी ताकत उसको अमेरिका से मिलती है। और यह इस वार्ता के शुरुआत में यह एक तरह मेरी अपनी समझ है कि वह लेबनान को दबा लेगा अमेरिका में ले जाकर के, वो संभव नहीं है। लेबनान कह देगा कि नहीं, पूरा दक्षिण लेबनान आप लेके चले जाओ इजराइल के लिए, ये संभव नहीं है। तो यह अलग से वार्ता करने का पर्पस केवल यही, आप एक बात करने का मतलब यही है कि इस शांति वार्ता में उसको शामिल करने या शांति वार्ता को बाधित करने की भी एक कोशिश हो सकती है कि ठीक है इस मुद्दे पर वहां बात हो जाए, उसके बाद यहां बात होगी। लेकिन लेबनान का मुद्दे को, फिलिस्तीन के मुद्दे को ईरान किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। लेबनान के मुद्दे को छोड़ देने का मतलब खाड़ी के देशों में शांति वार्ता को के स्थिरता के लिए लेबनान का मुद्दा छोड़ा जाना यानी कि ईरान की बड़ी पराजय है। वह जो एक लीडरशिप की बात कर रहा है, वह उसके प्रति लोगों के मन में संदेह होगा कि आपने जो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा था उसके साथ अपने ईरान ने किनारा कर लिया, जो संदेश किसी कीमत पर ईरान नहीं देना चाहेगा। इसलिए ईरान ने अपनी इतनी कुर्बानियां दी, उसका इतना नुकसान हुआ, इतने लोग मारे गए, इतने लोगों की शहादत हुई, बड़े बड़े ने उनके सर्वोच्च धर्मगुरु की हत्या हो गई। तमाम चीजों को केवल इसीलिए उसने स्वीकार किया है कि वह अमेरिका के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेगा और इजराइल के विस्तारवादी सोच को स्वीकार नहीं करेगा। यह मजबूत संदेश वो देना चाहता है, अन्यथा वो भी समझौता कर लेता। इतने 1.5 महीने युद्ध करने की क्या जरूरत थी, आराम से तैयार हो जाता हो। लेकिन उसके पीछे संदेश यही था कि खाड़ी देशों को संदेश देना कि वह अमेरिका के भरोसे अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते। इजराइल को यह कि अगर इजराइल के विरोध करने की, उसका प्रतिकार करने की ताकत ईरान के पास है और उस प्रतिकार के साथ वह ईरान से और इजराइल और ईरान से अमेरिका से लड़ता रहेगा। दिया उसने इस विषय को।
भारत का जहां तक मतलब समझ में यह बड़ा समझ से परे है कि ईरान इजराइल के साथ दोस्ती को लेकर के भारत सरकार की दोस्ती को लेकर ना भारत की जनता स्वीकार कर रही है। भारत की जनता इजराइल के साथ तो नहीं खड़ा होना चाहती। आपने इस देश के किसी कोने में, किसी इलाके में सिविल सोसाइटी के माध्यम से कहीं भी आपने देखा हो कि संघर्ष में इस देश का आम आदमी इजराइल के साथ रहा हो, चाहे अमेरिका के साथ दिखाई पड़े? कहीं नहीं दिखाई पड़ा। और तो आपके देश की जनता आपके साथ नहीं है, और जिन देशों के साथ आप खड़े हो भी आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बट ट्रंप को बात करनी थी तो मोदी जी से बात करता है, उसको पाकिस्तान के नेताओं से या मुनीर से बात करने की क्या जरूरत है? उसने इस युद्ध विराम की घोषणा के पहले तो बाकायदे मीडिया रिपोर्ट्स है कि ट्रंप ने 2 लोगों से बात की, फील्ड मार्शल मुनीर से और नेतन्याहू से। तो उसने मोदी से क्यों नहीं बात की? मोदी जी तो बहुत विश्वसनीय व्यक्ति है उनके। नेतन्याहू तो इसके यहां तो मोदी जी 36 घंटे पहले गए थे। क्यों उन्होंने इस पूरे युद्ध के क्रम में एक बार भी उन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया? वो बयान देते उन नेताओं से बात करते रहे, उन देशों से बात करते रहे जहां ईरान हमला कर रहा था। तो जो गतिविधियां थी वो तो दिखाई पड़ रही थी कि वह इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नहीं है, लेकिन ट्रंप ने इनसे बात नहीं की। ट्रंप ने एक बार भी आग्रह नहीं किया कि आप वार्ता कीजिए मेरे लिए या मध्यस्थता कीजिए। तो ऐसा संबंध जिससे न तो आपके देश की जनता संतुष्ट है और न ही वो देश आपको अपने नजदीक पा रहे हैं जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं। ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? क्या हासिल कर ले रहे हैं आप दुनिया के पैमाने पर? और इस डिप्लोमेसी का नुकसान क्या हुआ कि पड़ोस का देश पाकिस्तान, जिस देश को भारत वर्षों से आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले देश के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता रहा, स्थापित किया और दुनिया के पैमाने पर उसे अलग थलग कर दिया, वह देश अचानक शांति का दूत बन गया। जिस देश के कारण से अफगानिस्तान की समस्या है, जिस देश के कारण से हिंदुस्तान में सीमा पार का आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं, जिस देश की वजह से बांग्लादेश में अस्थिरता है, उस देश को अमेरिका और इजराइल शांति का दूत के रूप में स्थापित करने में लगे हुए हैं। कितने भी डिप्लोमेटिक का विफलता हमारी हुई, इस सरकार की विफलता सामने आई। आज जिस देश के कारण, जिस इजराइल के कारण दुनिया में अशांति की बात की जा रही है, जिस देश के कारण दुनिया में ऊर्जा का संकट पैदा होने की बात कही जा रही है, उस देश के साथ आप खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरह की डिप्लोमेसी है ये? दुनिया का कोई ऐसा देश है जो इजराइल का समर्थन कर रहा हो? प्रत्येक देश ने इजराइल का विरोध किया और प्रत्येक देश ने इस युद्ध के पीछे इजराइल को कारण माना। जिस देश को इजराइल का कारण माना गया, जिस देश को पूरे खाड़ी देशों में अस्थिरता का कारण माना जा रहा है, जिस देश के ऊपर गाजा में नरसंहार करने के आरोप लग रहे हैं, जिस देश के कारण दुनिया में आर्थिक संकट पैदा होने की बात कही जा रही, उस देश के निकट हम दिखाई दे रहा है। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? जो देश भी स्पेन एक मजबूत, एक बहुत बड़ा समर्थक देश माना जाता रहा इजराइल का, उसका प्रधानमंत्री सामने खड़े होकर के बयान दे रहा है, पूरे नाटो देश इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं और हम इजराइल के नजदीक दिखाई पड़ रहे हैं। यह डिप्लोमेसी तो समझ से परे है। तो यह जरूर यह स्थिति है कि लेबनान और फिलिस्तीन का मुद्दा ईरान नहीं छोड़ सकता। इन दोनों मुद्दों पर एक अस्थायी शांति की पहल के बगैर खाड़ी देशों में आप शांति की कल्पना नहीं कर सकते। और यह मैं मानता हूं कि इजराइल का जो यह विरोध है, वह विरोध भी उसका कोई मान्य मतलब नहीं है। अमेरिका जिस दिन इजराइल के ऊपर दबाव बनाएगा, इजराइल की भाषा बदल जाएगी। हाँ, इस शांति वार्ता में चीन की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरी अपनी समझ कहती है कि ईरान को शांति की टेबल पर लाने के पीछे चीन की ताकत है और इस युद्ध में एक निर्णायक भूमिका ईरान की बनी हुई है। इसके पीछे चीन की ताकत है। चीन भले सामने से न दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि ईरान को शांति वार्ता के लिए तैयार करने में ट्रंप की भूमिका नहीं है, इजराइल की भूमिका नहीं है, उसमें चीन की भूमिका है। और इस कारण से ये वार्ता हो रही है। और मेरा अपना मानना है कि ईरान इस शांति वार्ता में शामिल होगा, इन शर्तों के साथ कि आपको लेबनान और फिलिस्तीन के मुद्दों को शामिल करना होगा और इजराइल को रोकना होगा। जी बिल्कुल
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा एक छोटा सा कमेंट अमलेंदु जी, कल वार्ता होगी? जी हाँ जी, वार्ता तो होगी और वार्ता तो है। हालांकि अभी जेडी वेंस साहब ने जो धमकाया फिर है चलने से पहले ईरान को कि भाई आप यूएस के साथ कोई खेल करने की कोशिश मत कीजिए, और आप जो है मतलब एक तरीके से धमकाने का ये कि भाई वार्ता से भाग मत जाइए और वार्ता में आइए, ये धमकाने की कोशिश जेडी वेंस साहब ने चलते चलते की है। इसलिए राजीव जी जेडी वेंस साहब पे काफी नजर रखनी होगी। और जो भी लोग जा रहे हैं राजीव, जैसा आपने शुरू में कहा कि भाई इसमें दो तो जो है वो यहूदी हैं। अब प्यार खैर यहूदी हैं या कोई भी हो, जो भी हो, यहूदी तो इजराइल में भी हैं जो नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी यहूदी हैं। लेकिन जो जा रहे हैं लोग, उनमें सिर्फ जेडी वेंस को छोड़ के बाकी दो लोग जो हैं उनकी कोई राजनीतिक संवैधानिक हैसियत अमेरिका के यहाँ में नहीं है। तो जेडी वेंस का खुद का रुख जो है वो काफी ज्यादा गड़बड़ दिखाई पड़ता है। तो अभी देखना ये कि वार्ता किस स्तर पर पहुंचती है, कहां तक जाती है। लेकिन ईरान ने अपने पत्ते एकदम स्पष्ट कर दिए कि बात जो होगी वो हमारी शर्तों पर ही होगी। हॉर्मुज स्टेट पर कोई समझौता नहीं होगा, लेबनान में भी जंग आपको रोकनी पड़ेगी, हमारा नुकसान जो है वो देना होगा। ये सारी बातें उसने स्पष्ट कर दी हैं। इसी पे वार्ता जो है देखना है वो कहाँ तक पहुंचती है। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने जो ये निर्देश दे के भेजा होगा, जेडी वेंस साहब ने कहा भी है कि उनको निर्देश ट्रंप साहब ने कुछ दिए हैं जिन पे बात करनी है, वो यही होगा कि भाई अपने लिए कुछ वहां से तेल का जुगाड़ करते लाओ ताकि अमेरिका को तेल मिलता रहे, और इस मसले को खत्म करो वहां से, और जीत की घोषणा करके हम निकल जाएं, सब जीते और कोई नहीं हारा। ये इस पे शायद बात यहाँ अभी से 20 मिनट पहले मोहम्मद बागेर गालिबाफ का ट्वीट आया है, और गालिबाफ का ट्वीट है और कह रहे हैं कि बातचीत से पहले दो मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली कि सीज फायर इन लेबनान, यानी लेबनान में युद्ध विराम, और दूसरा इसमें है कि रिलीज ऑफ ईरान्स ब्लॉक्ड एसेट्स, यानी इसकी जो संपत्तियां हैं उसको जो ब्लॉक्ड हैं, अवरुद्ध संपत्तियों की रिहाई करें, रिलीज करें। ये दोनों वार्ता शुरू होने से पहले इन दोनों मामलों को पूरा किया जाना ज़रूरी है, उसके बाद ही बातचीत होगी। ये गालिबाफ का बयान है, ट्वीट है अभी से थोड़ी देर पहले। तो ये चलता रहेगा, लेकिन इतना है कि कल बातचीत होगी। बातचीत के लिए मंच तैयार है, सज चुका है, और बातचीत कल होगी, ये खबर आ रही है। और भी बहुत सारी खबरें, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, सुनील शुक्ला जी, और साथ में अखिल स्वामी जी, और उधर ईरान से हमारे तमाम साथियों, जाफरी साहब आपका भी शुक्रिया। तमाम साथियों आप